नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनआरए के बारे में और सीईटी के बारे में। ये जो टॉपिक है एनआरए और सीईटी का, ये अब फिलहाल काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो देखिए एनआरए क्या है वो देखते हैं। तो एनआरए एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है और इसको अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला है। लेकिन ये अभी से जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये लागू नहीं हुआ है। ये लागू जो है ये 2021 से होगा, अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो जो एनआरए है, जो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसको सीईटी कहा जाएगा और ये टेस्ट 2021 से लागू होगा। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए सीईटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा उसका बेसिक जान लेते हैं कि पहले कैसे होता था और अब कैसे होगा एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो। तो जैसे पहले कैसे होता था, जैसे कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, तो इनमें जैसे एग्ज़ाम होते थे, तो जैसे सीजीएल का हो गया तो सीजीएल में टीयर 1, 2, 3 ऐसे ही, स्टेनोग्राफी का हो गया तो उसमें भी ऐसे ही होता था, प्रीलिम्स होता था रिटन, उसके बाद स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट, इस तरह से। और वहीं अगर आईबीपीएस का ले, आईबीपीएस में भी पहले प्रीलिम्स होता था फिर मेंस होता था और आरआरबी में भी ऐसे ही था। उसको जो है सीबीटी बोला जाता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, 2, इस तरह से सीबीटी 1, 2 इस तरह से होते थे पहले अब तक एग्ज़ाम्स। लेकिन अब जो है हमारी जो कैबिनेट है उसने जो संस्था बनाई है, जो एजेंसी बनाई है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये क्या करेगी, जो ये एसएससी, आईबीपीएस और जो आरआरबी है इनके लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। तो इनके लिए अब क्या होगा कि जो एसएससी, आईबीपीएस और जो आरआरबी है, इन सब के लिए फर्स्ट स्टेज है वो कॉमन कर दी जाएगी। मतलब कि प्रीलिम्स है वो कॉमन कर दिया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन कर दिया जाएगा, सबका एक जैसा होगा। और वो जो पेपर है, जो प्रीलिम्स कॉमन होगा, जिसको सीईटी के नाम से जाना जाएगा, वो एसएससी या फिर आईबीपीएस या फिर आरआरबी नहीं लेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये एनआरए लेगी, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो ये एग्ज़ाम होगा ये सीईटी कहलाएगा। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जैसे एसएससी का टीयर 1 होता है वो अब नहीं होगा, सीधा जो है डायरेक्ट टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा। जो टीयर्स सेकंड और थर्ड जितने भी होंगे वो सारे एसएससी ही लेगी। इसी तरह से आईबीपीएस का जो मेंस होगा वो आईबीपीएस ही लेगा। आरआरबी का जो सीबीटी 2, 3 जितने भी होते हैं वो सब आरआरबी लेगा। लेकिन इनके जो फर्स्ट पेपर है, जो प्रीलिम्स है, टीयर 1 प्रीलिम्स या फिर सीबीटी 1, जो इनका फर्स्ट पेपर है वो एनआरए के द्वारा लिया जाएगा। और जो पेपर लिया जाएगा, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये 2021 से लागू होगा। मतलब कि अब 2021 के बाद, 2020 के बाद जब ये लागू होगा 2021 में, उसके बाद ये होगा कि हर स्टूडेंट को पहले एनआरए के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम सीईटी, उसको पास करना होगा। उसके बाद ही वो एसएससी का, आईबीपीएस का या फिर आरआरबी का एग्ज़ाम दे सकेंगे आगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इनके मेन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी बताया कि एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका जो प्रीलिम्स होता है, जो स्टेज 1 होगा, वो एनआरए एग्ज़ाम लेगी, उसका नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी उसका एग्ज़ाम लेगी। किसका? स्टेज 1 प्रीलिम्स, किसका? कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारे प्रारंभिक परीक्षा उसकी जो है एनआरए लेगी। सेकंड जो पॉइंट है वो मैंने बता भी दिया और फिर से बताती हूँ कि जो मेंस है, जैसे कि एसएससी का टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, टीयर 4 हो गया, इस तरह से जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आते हैं मेंस है। इसी तरह से आईबीपीएस का
जो प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, और आरआरबी का सीबीटी 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से जो मेंस है वो पहले की तरह ही होगा, मतलब वो एसएससी ही लेगी, आईबीपीएस ही लेगा, आरआरबी ही लेगी। ये जो है योजनाएं बनाई गई है, 2021 में ये लागू होंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो सीईटी में जो भी हम मार्क्स स्कोर करेंगे, जो भी हमें अंक प्राप्त होंगे, वो स्कोर अभ्यर्थी का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आपको मिले 60 मार्क्स, और जो 60 मार्क्स हैं, मान लीजिए इससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उस एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको मिले 50 मार्क्स। तो अगर आपके 50 मार्क्स, देखिए जो आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया जब तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए थे और आप मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते थे, इसीलिए आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया और उसमें कम आए, उसमें 50 ही नंबर आए, तो जो आपका जो सीईटी का स्कोर है वो माना जाएगा 60 ही, पहले वाला ही, मतलब कि जो मैक्सिमम होगा वो ही वर्तमान स्कोर माना जाएगा। इसी के बेस पे आप लोग आगे की परीक्षाएं दे पाओगे, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी की। तो ये एक अच्छा इसका एडवांटेज हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो जो सीईटी का जो पेपर होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो एनआरए के द्वारा लिया जाएगा। और एनआरए के द्वारा तो लिया जाएगा, लेकिन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन। सीईटी टेस्ट देने के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको देने के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो सीईटी जो एग्ज़ाम होगा, जो सीईटी होगा, ये निजी संस्थाएं भी इसको स्वीकार करेंगी। निजी संस्थाएं क्यों स्वीकार करेंगे? देखिए इससे क्या पता चलेगा, मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 80, तो आप इसको किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में दिखा सकते हैं। इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ताकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसका पता चलेगा, आपकी योग्यता का इससे पता चलेगा, तो इससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो काफ़ी हद तक काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो इसीलिए सीईटी को निजी संस्थाएं भी स्वीकार करेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सीईटी सभी लेवल के लिए अलग अलग होगा, मतलब कि 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेजुएट के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं 10th लेवल का, तो फिर आपको अलग सीईटी देना पड़ेगा 10th लेवल के लिए। फिर अगर आप मान लीजिए सीएचएसएल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा 12th पास के लिए। उसके बाद मान लीजिए आप सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा ग्रेजुएट के लिए। तो इस तरह से अलग अलग परीक्षाएँ होंगी, अलग अलग लेवल की, 10th, 12th और ग्रेजुएट की। उसके बाद नेक्स्ट है जो सीईटी का जो स्कोर है, ये 3 साल तक वैध रहेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब कि मान लीजिए अभी आपने एग्ज़ाम दे लिया तो अगले 3 और आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो अगले 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, और आप 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने दिया सीईटी तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर से आप दे सकते हैं। तो साल में 2 बार परीक्षा होगी सीईटी की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस के बारे में अभी से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मानना यही है, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जैसे पहले होता आ रहा है एग्ज़ाम, इसी तरह से होगा। वही जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से यही 4-5 सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर अप किए जाएंगे सीईटी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो परीक्षा है, जो सीईटी का जो परीक्षा होगी, जो एग्ज़ाम होगा, ये एक सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और जिसमें जो है क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे सीईटी में। तो ये काफ़ी अच्छा है कि एमसीक्यूज ही आएंगे, और सिलेबस के बारे में अभी से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जहाँ तक लगता है जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, हिंदी यही ही आएंगे, इन्हीं को ही इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो स्पेशल जो पोर्शन देते थे पहले, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग का, मान लीजिए जेई का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें उससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले। मान लीजिए स्टेनोग्राफी का कोई एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इस तरह से पहले जो स्पेशल पोर्शन आता था पोस्ट के लिए वो हटा देंगे, कॉमन टेस्ट बनाया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए इक्वल होगा प्रीलिम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है
उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। आप जितनी बार चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे पहले था, अभी भी है कि 27 साल की एज तक जर्नल की होती है। इस तरह से जो एज लिमिट है, जो आयु सीमा है, वो एज इट इज़ रहेगी जैसे पहले थी कि 27 साल तक जर्नल की, फिर SC ST OBC की कुछ छूट दी जाती थी एज में, तो वो अब भी दी जाएगी। एज लिमिट जो पहले थी वही रहेगी, लेकिन अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है कि आप एक बार ही दे सकते हैं, 2 बार ही दे सकते हैं। आपकी जब तक एज नहीं हो जाती कंप्लीट, उसकी एज लिमिट नहीं हो जाती, तब तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम को। मान लीजिए आपकी एज लिमिट है वो 27 साल है, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो फिर आप 27 साल तक आप जितने अटेम्प्ट्स देना चाहें दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, सरकार के जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट हैं, जो कि ग्रुप मान लीजिए B और C से रिलेटेड हैं, इन सब का एग्ज़ाम है, उसके लिए CET ही होगा। और ये जो CET एग्ज़ाम है ये NRA के द्वारा ही लिया जाएगा। तो इन सब के लिए CET ही होगा, ग्रुप B और C वगैरह के लिए। लेकिन जो ग्रुप A का, जो ग्रेड A का जो एग्ज़ाम है, वो NRA के द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो CET के अंदर नहीं आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर वो नहीं आएगा। ग्रुप B और C से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब आएंगे किसमें NRA के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है जो CET का जो एग्ज़ाम है, उसका जो है परीक्षा केंद्र आपका खुद का ज़िला आप उसमें चुन सकते हैं, खुद की डिस्ट्रिक्ट उसमें चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक जो नोटिफिकेशंस आ चुके जिन भी गवर्नमेंट जॉब के और जितने भी हमने अप्लाई किए हैं, उन सब पर ये CET लागू नहीं होगा, उन सब के लिए हमें CET नहीं देना पड़ेगा। हमें उसके लिए जो नॉर्मल अब तक प्रोसेस होता है, जो भी IBPS एग्ज़ाम ले रहा है तो प्री भी वही लेगा, मेंस भी वही लेगा। इसी तरह SSC ले रहा है तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, टीयर 1 2 3 वो SSC ही लेगा। इसी तरह अगर RRB रेलवे का फिल किया हुआ है तो उसके लिए CBT 1 2 वो भी रेलवे ही लेगा। मतलब कि अब तक जितने भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और जो अप्लाई किया है उसके लिए CET लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो CET जो एग्ज़ाम है वो देखिए हमारे भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, और जो CET एग्ज़ाम है ये उनमें से 12 भाषाओं में होगा। CET एग्ज़ाम का जो आयोजन है वो 12 भाषाओं में होगा। इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जो भर्ती की परीक्षाएं हैं वो टाइम पर हो पाएंगी, क्योंकि सबका एक ही एग्ज़ाम हो रहा है CET, फिर उसके बाद मेंस होगा, तो उससे काफ़ी जो है आपका एक टाइम लिमिट है, जो आपका टाइम खुद का भी बचेगा और परीक्षाएं भी टाइम पर हो पाएंगी। बार बार हर एग्ज़ाम के लिए परीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी प्रीलिम्स। उसके अलावा आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप जिस सेक्टर में जाना चाहें उसका टीयर 2 दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, ज़्यादा बार बार हर एग्ज़ाम के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है आपका वित्तीय बोझ भी कम होगा, आपके पैसे भी कुछ हद तक बचेंगे। इसमें जो है मेन पॉइंट्स यही है कि अब तक देखिए हर जो इसका एग्ज़ाम है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं उसमें लागू नहीं होगा। इसके अलावा 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में जो है CET का आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन CET का आवेदन है, जो एप्लीकेशन है वो हम ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने CET को 2 बार दिया, तो फर्स्ट टाइम आपने दिया तब आपके मार्क्स आए 80, लेकिन आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आपने फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर आपके मार्क्स आए 50। तो जो आपके फर्स्ट टाइम दोनों में से जो अच्छे मार्क्स आए हैं वो पहली बार आए थे 80, तो आपका जो प्रेजेंट में जो स्कोर है वो 80 ही माना जाएगा। ये काफ़ी अच्छी है इसमें। इसके अलावा MCQ बेस्ड होगा, जिसमें कि CBT के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है लिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है CET ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके साथ ही साथ सिलेबस के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, और मेंस एग्ज़ाम जो अब तक होता आ रहा है वैसे ही होगा। तो ये थी सारी जानकारी CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि NRA के द्वारा लिया जाएगा, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू सो मच।